एक लड़के को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रूम नंबर 105 में बुलाती है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है केशव राजू नाम के लड़के से। वो दिल्ली में रहता है और आईआईटी से पढ़ाई कर चुका है, लेकिन उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी एक आईआईटी ग्रेजुएट की होनी चाहिए। वो किसी बड़ी कंपनी में नहीं, बल्कि एक ट्यूशन टीचर के तौर पर काम करता है। वो जेईई की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाता है। उसके दोस्त और परिवार वाले कहते हैं कि केशव, तुम्हें कोई बड़ी कंपनी में होना चाहिए, लाखों कमाने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने बीते प्यार में फंसा हुआ है। उसका दिल अब तक ज़ारा नाम की लड़की से जुड़ा हुआ है। ज़ारा और केशव की मुलाकात हुई थी आईआईटी दिल्ली में। ज़ारा कश्मीर की रहने वाली थी, खूबसूरत, समझदार और बहुत सीधी सादी। वो रिसर्च स्कॉलर थी और पर्यावरण विभाग में पढ़ाई कर रही थी। केशव और ज़ारा में धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर मुलाकातें, बातें और फिर प्यार हो गया। केशव का परिवार हिंदू था और ज़ारा मुस्लिम कश्मीरी। शुरुआत में धर्म का फ़र्क किसी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब बात शादी तक आई तब समाज की दीवारें बीच में आ गई। ज़ारा के पिता कश्मीर में एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे। उनके कुछ राजनीतिक और सामाजिक रिश्ते भी थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी हिंदू लड़के से शादी करे। उधर केशव के पिता भी कहते कि मुस्लिम लड़की से शादी नहीं होगी, ये हमारे खानदान के खिलाफ है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता टूटने लगता है। बहुत झगड़े होते हैं, बहुत रोना धोना होता है, लेकिन आखिरकार ज़ारा अपने परिवार की बात मान लेती है और ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद केशव की ज़िंदगी बिखर जाती है। वो रात को शराब पीता है, कभी फ़ोन करके ज़ारा को गालियाँ देता है, कभी रोता है, कभी कहता है तुम वापस आ जाओ। ज़ारा उसे ब्लॉक कर देती है, उसका नंबर डिलीट कर देती है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। वो अब कश्मीर के मुद्दों पर रिसर्च करने लगती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है। लेकिन केशव के लिए अब सब खत्म हो चुका था। वो अब भी हर रात उसी को याद करता। उसका नाम, उसकी हंसी, उसकी आंखें अब उसके दिल में जैसे पत्थर बन चुके थे। फिर एक दिन 8 सितंबर की रात थी। ज़ारा का जन्मदिन था। हर साल की तरह केशव को वो दिन बहुत भारी लग रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर बोतल रखी थी, कमरे में अंधेरा था और मोबाइल की स्क्रीन पर वही पुरानी तस्वीरें चमक रही थी। केशव और ज़ारा साथ मुस्कुराते हुए। वो बोतल से एक एक घूंट शराब पी रहा था और खुद से कह रहा था, काश वो आज भी मेरी होती। अचानक उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर नाम आता है, ज़ारा। वो एक व्हाट्सएप मैसेज था। केशव का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ारा ने उसे महीनों पहले ब्लॉक कर दिया था। वो फ़ोन खोलता है और देखता है सिर्फ एक मैसेज लिखा है, हैप्पी बर्थडे केशव, आई मिस यू, कम टू रूम नंबर 105। उसे यकीन नहीं होता कि ज़ारा ने सच में मैसेज किया है। वो बार बार स्क्रीन को देखता, फिर उसे जल्दी से जूते पहने, जैकेट डाली और निकल पड़ता है। रात के करीब 11 बजे थे। सड़कें सुनसान थी, लेकिन उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ गई थी। वो ऑटो पकड़ता है और पहुंच जाता है आईआईटी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। वो सोचता है कि गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देगा, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है कि वो आसानी से अंदर घुस जाता है। शायद किस्मत उसे ज़ारा तक ले जा रही थी। वो धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। कॉरिडोर में एक बल्ब टिमटिमा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही है। वो रूम नंबर 105 के दरवाजे के सामने पहुंचता है। दरवाज़ा बंद है। वो धीरे से दस्तक देता है, कोई जवाब नहीं। वो फिर दस्तक देता है, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचता है शायद ज़ारा मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। फिर वो देखता है कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली हुई है। वो बाहर लगे पाइप के सहारे ऊपर चढ़ता है और खिड़की से अंदर झांकता है। कमरे के अंदर अंधेरा है, लेकिन मोबाइल की रोशनी में वो कुछ देखता है। बिस्तर पर कोई पड़ा हुआ है। वो खिड़की से अंदर घुसता है और तभी उसे झटका लगता है। बिस्तर पर ज़ारा पड़ी है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है, उसके चारों ओर खून फैला हुआ है। केशव एक पल के लिए हिल भी नहीं पाता। उसके होंठ कांपते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बार बार उसी का नाम लेता, ज़ारा उठ जाओ यार, लेकिन वो नहीं उठी। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। केशव घबराकर पीछे हटता है। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो पुलिस को फ़ोन करता है, फिर सोचता है कि अगर मैंने बुलाया तो मुझे ही पकड़ लेंगे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। वो 100 नंबर पर कॉल करता है। पुलिस आती है, कमरे को सील कर देती है और फॉरेंसिक जांच शुरू होती है और केशव को संदेह के घेरे में ले लिया जाता है। पुलिस वाले कहते हैं, तुम्हें किसने बुलाया था वहाँ, ज़ारा ने या तुम खुद गए थे?
केशव बताता है कि मुझे एक मैसेज आया था। पुलिस कहती है कि हमें दिखाओ। वो मोबाइल दिखाता है, लेकिन अब वो मैसेज गायब हो चुका था। केशव हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। केशव को थाने ले जाया जाता है। पूछताछ होती है, सवाल पूछे जाते हैं। तुम कब पहुंचे थे? तुम्हारा रिश्ता क्या था ज़ारा से? तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे था? वो सब कुछ सच बताता है, उनका रिश्ता, उनका ब्रेकअप, मैसेज, सब कुछ। लेकिन पुलिस को लगता है कि एक जुनूनी प्यार का केस है, जहां लड़का खुद जाकर लड़की को मार देता है। वो एक रात के लिए उसे थाने में रख लेते हैं। सुबह उसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन साफ कहा जाता है, शहर मत छोड़ना, जब बुलाएं तो आ जाना। थाने से निकलकर केशव अपने सबसे करीबी दोस्त सोरेन के पास जाता है। सोरेन उसका कॉलेज टाइम का दोस्त है, थोड़ा मजाकिया, थोड़ा समझदार और बहुत ईमानदार इंसान। सोरेन कहता है, केशव तू कुछ मत बोल अभी, लेकिन अगर तू सच में निर्दोष है तो हमें खुद पता लगाना होगा कि ज़ारा की हत्या किसने की। केशव पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो कहता है कि हाँ, अब ये सिर्फ पुलिस का केस नहीं रहा, अब ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया है। दोनों मिलकर ज़ारा के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके दोस्तों, कॉलेज के लोगों और हाल ही के कॉन्टैक्ट्स की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ज़ारा हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, कश्मीर में होने वाले राजनीतिक बदलावों पर रिसर्च। उसने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जिनके आतंकवाद से भी संबंध बताए जाते थे। उसके अलावा उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी था, रघुबीर, जो खुद भी उसी रिसर्च फील्ड से जुड़ा था। केशव को शक होने लगता है कि शायद ज़ारा की हत्या किसी राजनीतिक वजह से की गई हो, या फिर उसके किसी करीबी ने किया हो। वो और सोरेन ठान लेते हैं, अब चाहे जो भी हो जाए वो सच्चाई निकाल कर रहेंगे। और यहीं से कहानी का असली सफ़र शुरू होता है, एक प्यार की कहानी से बदलकर एक रहस्यमयी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में। सुबह की धूप दिल्ली के आसमान पर धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन केशव की जिंदगी में अब अंधेरा उतर चुका था। वो बार बार अपना व्हाट्सएप खोलता और बोलता कि वो मैसेज किसने करा था और वो गायब कैसे हो गया। सोरेन ने कहा, भाई वो मैसेज तो डिलीट हो गया, शायद किसी ने तेरे फ़ोन में घुसकर हटा दिया हो, या फिर किसी ने फेक नंबर से भेजा और अकाउंट डिलीट कर दिया। केशव बोला, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? सोरेन शांत होकर बोला, यही तो पता लगाना है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ज़ारा उस रात क्या कर रही थी। उन्होंने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। आखिरी बार उसने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो डाली थी, एक कॉफ़ी मग की तस्वीर, कैप्शन में लिखा था, वर्किंग लेट एज ऑलवेज। पोस्ट रात 9:15 डाली गई थी, यानी उसकी मौत उसके 1 घंटे के अंदर हुई होगी। अब सवाल था, वो अकेली थी या किसी के साथ थी। केशव और सोरेन IIT के रिसर्च डिपार्टमेंट गए, जहां ज़ारा काम करती थी। वहां उनके सामने ज़ारा की PhD गाइड प्रोफेसर मिले। प्रोफेसर ने बताया, ज़ारा बहुत होशियार थी। वो कश्मीर के हालात पर रिसर्च कर रही थी, खासकर उन इलाकों पर जहां राजनीतिक और सामाजिक टकराव होता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वो काफ़ी परेशान थी। सोरेन ने पूछा, किस बात से? प्रोफेसर बोले, वो कहती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी उसे धमकी भरे मेल आते हैं, कभी कोई अजनबी उसके घर के बाहर दिखता है। केशव का दिल धड़क उठा। अब ये सिर्फ मर्डर नहीं, एक साजिश लगने लगी थी। फिर उन्हें रघुवीर का इंस्टाग्राम मिला। उसकी प्रोफाइल पर ज़ारा के साथ कई तस्वीरें थी। कैप्शन था, माई इंस्पिरेशन, माई एवरीथिंग। केशव का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया। दोनों ने रघुवीर से मिलने का प्लान बनाया। उससे बात करने के लिए केशव ने खुद को जर्नलिस्ट बताया। रघुवीर एक शांत, पढ़ा लिखा, थोड़ा संकोची इंसान निकला। जब उसने ज़ारा की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मुझे नहीं पता किसने किया, पर मैं जानता हूँ कि ज़ारा किसी बड़ी बात के पीछे थी। वो मुझे बताना चाहती थी, पर उसने कहा, मैं जब सब कुछ पक्का कर लूँगी तब बताऊँगी। केशव ने पूछा, क्या पक्का करना चाहती थी? रघुवीर बोला, मुझे नहीं पता, बस इतना था कि वो किसी बड़े स्कैंडल को उजागर करने वाली थी। ये बात सुनकर दोनों चौंक गए। अब मामला और गंभीर होता गया। उन्होंने ज़ारा का लैपटॉप लेने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में था। थोड़ी मेहनत और पुराने जान पहचान से सोरेन ने किसी तरह पुलिस के एक कांस्टेबल को मना लिया कि कुछ देर के लिए लैपटॉप दिखा दे। जब उन्होंने लैपटॉप खोला तो लैपटॉप में कई सारे ईमेल्स थे, जिनमें किसी आदिल नाम के व्यक्ति से बहस चल रही थी। ईमेल्स में लिखा था, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ज़ारा, तुम गलत लोगों के पीछे जा रही हो। अगर तुमने ये रिपोर्ट जारी की तो अंजाम बुरा होगा। सोरेन ने कहा, ये वही धमकी भरे ईमेल हैं। अब सवाल था, ये आदिल कौन था?
ज़ारा की मेल हिस्ट्री देखने पर पता चला कि आदिल उसी की रिसर्च टीम में था। वो कश्मीर का रहने वाला था और कुछ लोग उसे एक्सट्रीमिस्ट भी कहते थे। दोनों ने आदिल को ट्रेस किया। वो दिल्ली छोड़कर श्रीनगर चला गया था। केशव और सोरेन ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। कश्मीर की ठंडी हवा में जब उनका विमान उतरा तो केशव के भीतर एक अजीब डर था। वो पहले कभी कश्मीर नहीं गया था, लेकिन उसे ज़ारा की याद हर जगह दिख रही थी। वो जिस घाटी की बातें करती थी, वो झीलें, वो बर्फीले पहाड़। सोरेन ने कहा, याद रखना, हम यहाँ सच्चाई के लिए आए हैं, ना कि पुरानी यादों में खोने के लिए। दोनों एक होटल में ठहरे और अगले दिन आदिल से मिलने पहुंचे। आदिल पहले तो मिलने से मना करता रहा, फिर बोला, आओ लेकिन पुलिस को मत लाना। वो एक पुराना लकड़ी का घर था जहाँ दीवारों पर उर्दू में कविताएं और नक्शे टंगे थे। आदिल बोला, ज़ारा अच्छी लड़की थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। केशव ने पूछा, क्या देखा उसने? आदिल बोला, वो कश्मीर में हो रही एक फेक एनजीओ फंडिंग स्कीम की रिपोर्ट बना रही थी। कई नेता और कारोबारी इसमें शामिल थे। वो सब चाह रहे थे कि रिपोर्ट बाहर ना आए। केशव चौंक गया। मतलब किसी ने उसे चुप कराने के लिए? आदिल ने सिर झुकाकर बोला, हाँ, लेकिन मैं नहीं था। सोरेन ने कहा, अगर तू नहीं था तो फिर कौन था? आदिल बोला, शायद उसके बहुत करीब का कोई, जिस पर वो भरोसा करती थी। अब शक फिर से घूमकर वहीं आया। क्या ये सब रघुवीर या किसी कॉलेज के व्यक्ति ने किया, या फिर ज़ारा के परिवार का इसमें हाथ था? केशव को याद आया, ज़ारा के पिता कभी नहीं चाहते थे वो किसी हिंदू लड़के के साथ रहे। क्या वो इतना नीचे गिर सकते हैं? सोरेन बोला, ये राजनीति और सत्ता की दुनिया है, यहाँ सब मुमकिन है। वो दोनों दिल्ली लौटे और पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पूछा कि हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज मिला या नहीं। पुलिस ने बताया कि फुटेज का एक हिस्सा डिलीट कर दिया गया था, किसी ने सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। लेकिन जो कुछ सेकंड बच गए थे, उसमें कोई शैडो जैसी आकृति दिखती थी जो रूम नंबर 105 की ओर जा रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल कुछ जानी पहचानी थी। केशव को लगा कि उसने वो चाल पहले देखी है। कहाँ, वो याद नहीं आया। दोनों ने फिर से रघुवीर से बात करने का निश्चय किया, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरा खाली। रघुवीर गायब था। जैसे जैसे जांच गहराई में गई, केशव और सोरेन ने महसूस किया कि कातिल वही था जिसे वे सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। रघुवीर, ज़ारा का नया बॉयफ्रेंड। वो वैसा नहीं था जैसा दिखता था। वो शुरू से ही ज़ारा के रिसर्च डेटा को चुराना चाहता था। उसने सोचा कि अगर ज़ारा रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगी तो उसके अपने फ़ायदे पर बड़ा असर पड़ेगा। रिपोर्ट में थे कश्मीर के कई पॉलिटिशियंस और एनजीओ के स्कैंडल। रघुवीर ने तय किया, अगर मैं उसे मार दूं तो सारा डेटा मेरे पास रहेगा। उसने रात 8 सितंबर को ज़ारा को बुलाया था रूम 105 में और उसका खून कर दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने रघुवीर को पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ारा की मौत ने केशव की पूरी दुनिया बदल दी। वो खुद को दोषी मान रहा था कि अगर वो वहाँ नहीं गया होता तो शायद ज़ारा जिंदा होती। सोरेन ने उसे समझाया, ये सब रघुवीर का खेल था, तुम निर्दोष हो। ज़ारा की मौत के पीछे तुझे नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन केशव के लिए सच ये था कि अब उसका प्यार हमेशा के लिए खो चुका था। रघुवीर को कोर्ट में पेश किया गया। सारे सबूत, लैपटॉप, डायरी, ईमेल्स और सीसीटीवी उसके खिलाफ थे। वो दोषी पाया गया और सज़ा सुनाई गई। केशव ने महसूस किया, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। ये कहानी हमें संदेश देती है कि प्यार में अंधापन और विश्वास कभी कभी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और जीवन में इंसान कभी कभी धोखा, झूठ, साजिश का सामना करता है, लेकिन हिम्मत और धैर्य से असली न्याय पाया जा सकता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।